हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे भाग एवं अनुच्छेद। भाग एवं अनुच्छेद में हमारा पहला भाग कंप्लीट हो चुका था। हम भाग 1 को बहुत ही डिटेल से कवर कराए थे। आज भाग 2 पढ़ेंगे। उसके पहले हम जो पढ़ाए थे उसको एक बार बहुत क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और आज की क्लास से आप जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भाग एवं अनुच्छेद में भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, 1 से लेके 4 तक। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में किस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 1 कहता है कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। 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 ये कैसे है, इसको हम बहुत डिटेल से बताते हैं। संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, यूनियन क्या है, कैसे कौन सा संघ टूट सकता है, कौन सा परिसंघ टूट सकता है और कौन सा संघ नहीं टूट सकता, इस सबको हम बहुत ही डिटेल से बताए थे। भारत राज्यों का संघ है, किसमें कहा गया है, आर्टिकल 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। फिर अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद किसी विदेशी राज्य को अपने देश की सीमा में मिला सकता है, मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर नए राज्य की स्थापना कर सकता है, मतलब कि कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आके मिलना चाहे, अपने क्षेत्र को हमारे क्षेत्र में मिलाना चाहे, तो संसद उसको मिला सकती है। किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत संसद विदेशी राज्यों को अपने देश में मिला सकती है। विदेशी राज्यों को अपने देश में मिला सकती है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 मतलब अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को अपने देश की सीमा में मिला सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है हम अपने देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनकी सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। कौन, संसद आंतरिक टूट फूट, मतलब हमारा जो देश है वो संघ है, यूनियन है, क्योंकि यहाँ से कोई भी देश राज्य अलग नहीं हो सकता, परिसंघ नहीं है। जैसे अभी अमेरिका है, अमेरिका मतलब जो राज्य अपने देश से टूट के किसी और देश में चले जाएं उसको परिसंघ कहते हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो यूनियन है। यहाँ जितने भी राज्य हैं आंतरिक टूट फूट चाहे जितनी हो जाए, लेकिन यहाँ से अलग होकर के दूसरे देश की सीमा में नहीं मिल सकते, बिकॉज ये भारत एक यूनियन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, संसद भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर वो चाहे तो जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश को तोड़ के 2 राज्य बना सकता है। अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश और बिहार को एक भी कर सकता है। एक पावर किसके पास है, संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत संसद को एक पावर दिया गया है कि वो भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है और नए राज्य की स्थापना कर सकता है। किसके पास पावर है, संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके संसद बनती है। तो चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। क्योंकि इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी, तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति की इसमें कोई अनुमति नहीं होगी। मतलब कुल मिला जुला के कि अनुच्छेद 2 और 3 का जब प्रयोग होगा, अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर होगा। अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे इस प्रकार भाग 1 कंप्लीट हुआ। भाग 1 में कितने अनुच्छेद थे, 1 से लेकर 4 तक। हम इसको बहुत ही डिटेल से बताया, इसलिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे पढ़े थे, भाग 2 पढ़ने से पहले हम ये पढ़ चुके थे कि हम इस पर चर्चा किए थे कि भारत
पहले जो आज आप देख रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसे पहले नहीं था। पहले जो हम भारत के अंदर जो राज्य थे वो भी ABCD में बटे हुए थे। ABCD ABCD में राज्य बटे हुए थे, बस 4 ग्रुप में राज्य बटे हुए थे, जिसपे शासन करना बहुत ही मुश्किल था। इसको कैसे इसका पुनर्गठन हुआ, कैसे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, कैसे कैसे आयोग का गठन हुआ, तब जाके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं आज के वर्तमान में। लेकिन इसके पहले जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसको हम बहुत डिटेल से कवर किए, लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कैसे कैसे जो ABCD ग्रुप में बटे हुए राज्य थे वो कैसे कैसे पुनर्गठन उनका हुआ। तो यहाँ पर जो देशी रियासतें थी, जो जितनी रियासतें थी 552 रियासतें थी। 552 रियासतें जो थी वो तो किसी तरह से सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन जो थे, इन दोनों ने मिल करके 552 देशी रियासतों को तो एक कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों विलय करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करे। उससे कैसे उसका सोल्यूशन कैसे निकाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो उस समय वो गृह मंत्री थे और जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन सब ने मिल करके जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में विलय करवा लिया और जो हैदराबाद था ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया। और जो जम्मू कश्मीर था वो अलग देश बनाना चाहता था, तो वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे तो वहाँ वो विलय पत्र मतलब विलय नहीं करना चाहते थे, वो अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान उस पर आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पे, तो वहाँ पर बहुत मारकाट किया, बहुत परेशान किया और उसकी सीमा पर कश्मीर की सीमा पर कब्जा करते चला जा रहा था। तो वहाँ के राजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और बोले कि मेरी हेल्प कीजिए। तो उसके बदले में कहा गया कि जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक कोई हेल्प आपकी नहीं हो सकती। तो राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन कर दिए, लेकिन उनके जो मंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने धारा 370 जुड़वा लिया। इसी धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर था उसको भारत के एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 2019 में धारा 370 हट गया। मतलब धारा 370 नहीं हटा है, क्योंकि धारा 370 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। अगर धारा 370 हट गया तो कश्मीर भारत की सीमा नहीं रह जाएगी। धारा 370 के प्रावधानों को हटाया गया है, न कि धारा 370। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 552 देशी रियासतों को जब विलय करवा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, तो उसके बाद जो 3 और नहीं कर रहे थे तो उनको 3 जूनागढ़ को कहाँ से किए गए, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से किए, जनमत संग्रह से भारत में विलय करवा लिया गया। उसके बाद जो हैदराबाद था, हैदराबाद उसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय करवा लिया गया। और जम्मू कश्मीर को अगर पूछेगा जूनागढ़ कैसे भारत में विलय हुआ, तो जनमत संग्रह से। अगर पूछेगा हैदराबाद कैसे भारत में विलय हुआ, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। अगर पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, तो आप कहेंगे विलय पत्र के तहत। मतलब विलय पत्र पर साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत की सीमा मान ली गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो ABCD राज्यों में विभाजित थे राज्य, पहले में थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरे में कौन सा था, जो आते थे देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत मतलब जिस पर ब्रिटिशर राज करते थे। देशी रियासत मतलब होता है जिस पर राजा महाराजा राज करते थे। तीसरे में आता है कमिश्नरी स्टेट और डी में आता था यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार 4 ग्रुपों में भारत का पूरा राज्य बटा हुआ था, जिस पर शासन करना बहुत ही मुश्किल था। तो जब मुश्किल था तो पहले ये सोचा गया कि कैसे भारत के राज्यों को अलग किया जाए, भाषाई आधार पर किया जाए, किसके आधार पर किया जाए। तो भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य था एसके धर समिति का गठन हुआ भाषाई आधार पर गठित होने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस समिति को मतलब मना कर दिया गया, इसको स्वीकारा नहीं गया। उसके बाद
जेपी जेपी समिति आया, इसके तहत भी राज्य का भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया। उसके बाद अगर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो हम आपको बताए थे फजल अली आयोग। कैसे हुआ फजल अली आयोग के तहत? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के थे श्री पेट्टूरामलू जो थे, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को हमारे भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दीजिए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, तो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बवाल हो गया, तब जाके भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य बना लिया गया। तो भाषाई आधार पर अगर पूछेगा पहला गठित होने वाला पहला राज्य, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इस राज्य का तो गठन हो गया, लेकिन और भी लोग अपने राज्य की मांग करने लगे। तो एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट कब दी? हम आपको बहुत डिटेल से बताए हैं, तो 1956 में। अगर पूछेगा फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1953 में। अगर पूछेगा फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो आप कहेंगे 1956 में। 3 साल बाद फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने कहा कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे। जैसे गुजरात को गुजरातियों के लिए गुजरात, केरल के लिए मलयालम बोलने के लिए केरल, ऐसे सभी राज्यों का गठन हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जिस राज्य में रहेगा अगर उसकी वो भाषा नहीं आती है तो वहाँ पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने एक शर्त रखी। इस प्रकार आप देख रहे हैं राज्यों को। तब यहाँ पर जब एक फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके बाद ABCD जो थे, इस 4 राज्य में जो बटे थे इनको खत्म करके उस समय 14 राज्यों का गठन हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, हम बहुत ही शॉर्ट तरीके में और बहुत ही अच्छे सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश किए। आगे चलते हैं। आगे कौन सा था? भाग 1 में ये सब था। अब आगे देखिए भाग दो कहाँ से कहाँ तक है, कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, तो आगे देखते हैं। तो भाग दो अनुच्छेद कितना है? भाग 2 का नाम है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसमें किससे संबंधित प्रावधान है? नागरिकता का वर्णन किया गया है भाग 2 में। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से लेके 11, 5 से 11 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है भाग 2 में। और इसके भाग 2 का नाम, मतलब भाग 2 में किसका वर्णन किया गया? नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान होते हैं उसको भाग 2 में रखा गया है। और कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? तो आर्टिकल 5 से 11, मतलब 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता को बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान जब शुरू हुआ, जब बना, उसके बाद जितने भी लोग थे भारत में, प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पहले आप लिख लीजिए फिर बताते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में, नागरिकता। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि देखिए संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जितने भी लोग भारत में थे उनको ऑटोमेटिक अपने आप से नागरिकता भारत की मिल गई। लेकिन आगे देखते हैं तो इसमें अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब प्रारंभ में जितने लोग थे जब संविधान लागू हुआ तो उनको सबको कोई प्रॉब्लम नहीं करना, मतलब कोई भी
दस्तावेज या कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपने आप नागरिकता मिल गई। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो भी पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन एक पीरियड टाइम रखा गया था कि इतने टाइम तक अगर आप पाकिस्तान से भारत आ गए तो आपको बस नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद आए, जैसे 19 जुलाई 1948 एक डेट रखी गई कि इसके पहले अगर भारत पाकिस्तान से कोई भारत आएगा तो उसको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद कोई आएगा तो उसको एक परमिट रूल लगेगा। परमिट रूल लगा दिया गया कि परमिट रूल का मतलब अगर इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत की नागरिकता मतलब पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे एक परमिट रूल बनाना पड़ेगा। मतलब इसके तहत आपको एक फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, और जब इस परमिट रूल पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा तो उसके बाद आप पाकिस्तान की नागरिकता मतलब अगर लेने जाएंगे तो फिर वापस अगर भारत की लेने आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इस परमिट रूल में यही लिखा गया था। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से जो भारत आएंगे और कब आएंगे, 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आएंगे पाकिस्तान से उनको एक परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर इसके बाद भी पाकिस्तान आएंगे उसके बाद फिर आएंगे भारत की लेने नागरिकता तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये तो कहा गया था अनुच्छेद 6 में। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि देखिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी जिन्ना जो थे बहुत भड़काए थे लोगों को। तो आजाद होने से पहले ही ये तय हो गया था कि भारत का विभाजन होगा। तो जब जो जिन्ना थे उन्होंने बहुत भड़काया था लोगों को, तो कुछ लोग देश आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद फिर वो भारत में आना चाहते थे। जब भारत में आना चाहते थे, पाकिस्तान से जो भारत गए थे, फिर भारत से पाकिस्तान गए थे, फिर से पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, तो उनको अनुच्छेद 7 के तहत रखा गया कि देखिए, जो पाकिस्तान है, भारत से कहाँ गए थे, देश आजाद होने से पहले भारत से पाकिस्तान गए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उनको किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता मिलेगी, अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता मिलेगी। ये सिंपल सा वर्णन किया गया है किसमें, अनुच्छेद 7 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि आप किसी भी देश में भ्रमण कर सकते हैं। लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भारत से कहाँ गए थे, पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते थे, भारत आए और भारत की नागरिकता लेना चाहते थे, तो उनको किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, अनुच्छेद 7 के तहत उनको ये प्रावधान रखे गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई भी भारतीय विदेश में जाकर घूम सकता है, भ्रमण मतलब जाकर भ्रमण कर सकता है, नौकरी कर सकता है और विवाह भी कर सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी भारतीय विदेश में जाकर नौकरी करे या भ्रमण करे या शादी करे तो उससे हम उसकी नागरिकता नहीं छीनेंगे, उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। 21 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी भारतीय विदेश में जाकर नौकरी भी कर सकता है, भ्रमण भी कर सकता है और शादी भी कर सकता है, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेश में जाइए, घूमिए, भ्रमण कीजिए, शादी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 9 में। अब 10 में देखिए, 10 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 10 ये कहता है कि आपके पास जो नागरिकता का अधिकार है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कब तक नहीं छीन सकता? जब तक आप देश विरोधी कोई भी गतिविधियां नहीं करेंगे तब तक आपसे आपके जो नागरिकता का अधिकार है कोई नहीं छीन सकता। चलिए, नागरिकता हम बता रहे हैं, नागरिकता के बारे में आप ये जान जाइए नागरिकता है क्या। सबसे पहले हमें यही जानना था। तो नागरिकता उसे कहते हैं, नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है। नागरिकता हमें एक प्रकार की सुविधा देता है कि अगर नागरिकता आपके पास नहीं है तो ना आपके पैन कार्ड बनेंगे, ना आधार कार्ड बनेंगे, ना कोई कुछ भी मतलब नहीं बनेगा, आपका मतलब कुछ नहीं होगा। सारी चीजें जो होती हैं वो नागरिकता के तहत ही होती हैं। इसलिए नागरिकता एक प्रकार की हमें सुविधा देता है किसी देश में जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमें सुविधा देता है नागरिकता। देखिए, अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, और अगर कोई विदेशी आता है तो उसे बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते हैं। तो आप ये जानिए कि नागरिकता का मतलब है कि हमें एक प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। जो जो जिस देश में रहता है, जिस देश का नागरिक होता है, उसे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन अगर दूसरा कोई आया, उसको यहाँ की नागरिकता नहीं है, तो वो सुविधाएं नहीं नहीं मिल पाती उसको। तो देखिए, नागरिकता की सुविधा कब मिलेगी? तो कुछ होती है, एज की बाउंडेशन होती है। जैसे जब तक आप 18 साल के नहीं होंगे तब तक आप वोट नहीं दे सकेंगे। तो आपकी नागरिकता जन्म से तो होती ही है, लेकिन काम कब करती है? 18 साल के बाद ही करती है। तो ये एक सुविधा देती है नागरिकता। आगे देखिए, नागरिकता हम आपको बताए कि 9 कहता है कि विदेशी की, अगर किसी विदेश में आप घूमने किसी भी काम से गए हैं, अगर वहाँ की नागरिकता ले लिए तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो चलिए, नागरिकता का हम पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कि हमारे देश की कैसी नागरिकता है? पूछता है एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? तो आप कहेंगे एकहरी नागरिकता है, क्योंकि हमें किसी अपने देश में रहने के लिए बस देश की नागरिकता चाहिए। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर देश की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। तो ब्रिटेन में भी एकहरी नागरिकता है। इस एकहरी नागरिकता का प्रावधान अगर पूछेगा स्रोत की नागरिकता का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछेगा कि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं 10वां कह रहा है, 10वां 9वां कह रहा है कि विदेश में अगर नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और जो नागरिकता इसमें अनुच्छेद 10 कहता है कि कुछ नागरिकता संबंधित नागरिकता के अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हाल में आपकी जो नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आप अगर किसी अपने देश के हित में, अगर अहित में बात करेंगे, अपने देश के विरोध में बात करेंगे, देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। अन्यथा आपकी नागरिकता किसी भी कीमत पर छीनी नहीं जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है, पहले हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो नागरिकता संबंधी अधिकार है, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन पास करेगा? संसद। कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। और उसका मसौदा कौन तैयार करेगा? तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसके मसौदे को तैयार किया जाता है, उसके समितियों को तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको कानून कौन बनाता है? संसद। तो किस अनुच्छेद में इसका देखिए, सारे अनुच्छेदों में एक एक चीज का इसलिए वर्णन है ताकि किसी भी देश की जो व्यवस्था है, वहाँ की सिस्टम है, वो बहुत सुचारू रूप से चल सके। ये हमारे संवैधानिक दर्जा दिया गया है संविधान के अंतर्गत, ताकि इसी के हिसाब से देश का संचालन हो और सुविधा पूर्वक हो, शांति पूर्वक हो। तो आगे देखिए, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं, नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं वो कौन बनाएगा? संसद हम बताए किससे मिलकर बनती है? लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। उसका तीसरा अंग राष्ट्रपति को भी माना जाता है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। और उसका मसौदा कौन तैयार करेगा? उसका रूपरेखा कौन तैयार करेगा? उसका मसौदा कौन तैयार करेगा? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय उसका मसौदा तैयार करेगा।
उसके बाद उस मसौदे को पेश किया जाएगा संसद में। जब संसद में जो लोकसभा राज्यसभा होती है वहाँ से पारित हो जाएगा, वहाँ से लोकसभा राज्यसभा दोनों में उस मसौदे को पारित कर देगा, तब उसके बाद वो कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 11। तो ये बहुत ही इजी है। इसके बाद हम देखेंगे आगे की क्लास में हम और भी पढ़ेंगे कि हमको नागरिकता किस किस तरीके से मिलती है, कितने कितने टाइप से मिलती है, कौन कौन से अधिकार होते हैं नागरिकता पाने के, और ये भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हमने एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट मतलब नागरिकता का स्रोत क्या है, नागरिकता कहाँ से लिए गए? तो ब्रिटेन। अगर पूछेगा कि हमारे भारत की कैसी नागरिकता है तो कहेंगे एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। भारत की कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकहरी नागरिकता है। और स्रोत पूछेगा तो आप ब्रिटेन बताएंगे। लेकिन अगर पूछ भी लेगा कि दोहरी नागरिकता कहाँ की है तो आप कहेंगे अमेरिका। दोहरी नागरिकता इसे कहते हैं कि अगर आप किसी देश में रह रहे हैं तो उस देश की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी और उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर उस जहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है तो वहाँ पर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य आपको जाना पड़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि आईडी सब चेंज करानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे राज्य में जाने के लिए वहाँ के जो प्रावधान है उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। हमें बस अपने देश की नागरिकता चाहिए और आप किसी भी राज्य में आकर बस सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस प्रकार हम बताए कि नागरिकता का स्रोत ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश की कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। और इसका जो विचार था किसने दिया था? नागरिकता का विचार अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? विचार किसने दिया था? अरस्तु ने नागरिकता का विचार दिया था। ठीक है। उसके बाद भाग 2 में ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद का प्रावधान मतलब किया गया है। नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में ही है। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 जब संविधान बन के तैयार हुआ मतलब लागू हुआ, उसके बाद से जितने लोग थे उनको ऑटोमेटिक सबको भारत में थे जितने लोग उनको ऑटोमेटिक सबको भारत की नागरिकता मिल गई। कुछ भी मतलब कागज दस्तावेज कुछ भी साइन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि कुछ जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता हम देंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड तक। कब देंगे? 19 जुलाई 1948 के पहले। 19 जुलाई 1948 के पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको बिना किसी बस नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जितने लोग आएंगे उनको परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद ही यहाँ की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे भारत से, फिर पाकिस्तान जाने के बाद फिर से भारत आना चाहते हैं तो उनको किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता मिलेगी? तो अनुच्छेद 7 के तहत। और उसके बाद अनुच्छेद 8 कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में जाकर आप भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं। आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कौन कौन सा काम? आप जाके विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और विवाह भी कर सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 9 ये भी कहता है कि आप विदेश में जाके नौकरी कीजिए, भ्रमण कीजिए, आप विवाह कीजिए, लेकिन अगर विदेश की नागरिकता लिए तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 9 में। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश की एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। उसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 10 मतलब आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। हमारे जो नागरिकता संबंधी अधिकार है उसको कोई भी नहीं छीन सकता, किसी भी हाल में नहीं छीन सकता, बस वो देश विरोधी गतिविधियां ना करे। अगर आप देश विरोधी गतिविधियां करेंगे तो आपसे आपके नागरिकता के अधिकार को छीन लिया जाएगा। जब आपसे आपकी नागरिकता के अधिकार को छीन लिया जाएगा तो आपके पास ना कोई आईडी बचेगी, मतलब कुछ नहीं बचेगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा उस देश में। आगे देखिए अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं, नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होते हैं उनको उन कानूनों को कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। लेकिन उसका मसौदा कौन तैयार करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय उसका मसौदा तैयार करेगा, उसके बाद भेजेगा संसद के पास। संसद उस पर विचार करने के बाद लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा। जब दोनों सभा से मतलब दोनों सदन से जब
पारित हो जाएगा तो उसको वो बिल जब पारित हो जाएगा तो उसको कानून बना दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो अनुच्छेद में जोड़ दिया गया तो उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो कानून बन जाएगा। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 11 में। देखिए जो आर्टिकल है, जो हमें अनुच्छेद है, वो हमें ये बताता है कि हम अपने देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाएं, क्या क्या अधिकार दें, क्या क्या प्रावधान दें, ताकि बहुत शांति से इस पूरे सिस्टम को चलाया जा सके। तो यही अनुच्छेद का काम होता है। जो धारा होती है, धारा के तहत जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो भी क्राइम करता है, उसको दंड दिया जाता है धारा के तहत। लेकिन अनुच्छेद के तहत उस देश के सिस्टम को बताया जाता है कि इस तरीके से देश को चलाया जाएगा, ये अधिकार ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाएगा, तो कैसे विदेशियों को क्या अधिकार दिया जाएगा, हमारे देश को क्या अधिकार दिया जाएगा, इस सबको अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कितने अनुच्छेद को देखें। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए और कितने अनुच्छेद से 5 से 11 तक। इस प्रकार भाग 2 भी कंप्लीट हुआ, भाग 1 भी कंप्लीट हुआ, भाग 2 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपकी समझ में आया हो। हम कल मिलते हैं। कल हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो नागरिकता, कैसे हमारी नागरिकता हमको, कैसे किसी देश की नागरिकता मिलती है और कैसे किसी देश की नागरिकता चली जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।